ये जो एक्टर होते हैं, क्या ये लोग भी मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, पीआरपी ये सब करवाते हैं या वो बियॉन्ड है इन चीज़ों के? नॉर्मल इंसान क्या करे जिससे कि उनके बाल नेचुरली अच्छे हों? हमारे एक्टर्स जो 55 पार कर चुके हैं, हुँ। वो हमारे एक्टर्स सारे 35 टू 40 एज के दिखते हैं। कि अगर कोई जेल और वैक्स यूज़ करता है स्टाइलिंग के लिए, तो इस सेंस में आप क्या कहेंगे? उनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वासेपुर में हर एक एक्टर के कम से कम 4-4, 5-5 चेंजेस थे, ट्रांसफॉर्मेशन था। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल मेरे पास पेशेंट आते हैं, जिनका हेयर लॉस होने लग गया है, हुँ। राइट? तो आप कुछ सजेशन देंगे, कुछ टिप्स देंगे ताकि उनके बाल लंबे समय तक अच्छे रहें, हेल्दी रहें? फिर ना थोड़ा ऐसे गुस्से में मनोज सर ने देखा, बोला अगर बॉल्ड करने के बाद मैं डैश डैश दिखा, हुँ। तो तू समझ ले। आपको श्रीकांत जी से हेयर के बारे में सीखना है, प्रोस्थेटिक के बारे में सीखना है, तो इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनसे सीख भी सकते हैं। वेलकम टू फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ एडॉन हेयर केयर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो बॉलीवुड के टॉप के एक्टर और एक्ट्रेसेस के लुक को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कभी तो उनके सर को काले लंबे बालों से भर देते हैं, कभी उन्हें मोटा कर देते हैं, कभी पतला कर देते हैं, कभी गंजा कर देते हैं। मतलब उनके बालों के साथ और उनके लुक के साथ खेलते हैं और उनके रोल के हिसाब से उनको परफेक्ट लुक देते हैं, जिनको स्क्रीन पे देखने के बाद आप कहते हो वाओ क्या लुक है। वो इंसान कोई और नहीं है, ये है श्रीकांत देसाई। आज ये बॉलीवुड के लीड मेकअप, प्रोस्थेटिक और हेयर डिजाइनर हैं। काफी मूवी कर चुके हैं। अपना कैरियर उन्होंने इंडिपेंडेंटली शुरू किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर से। उसके बाद तो मूवी की लाइन है एनिमल तक। अब आगे भी कई सारी मूवी, सैम बहादुर, काबिल, तुम्बाड़, छपाक, फिर अक्षय कुमार की कई मूवी करी हुई है। राम सेतु, केसरी किया है, रक्षाबंधन किया है, मतलब कई मूवी कर चुका है और आगे आने वाली कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, जैसे एक छावा है विकी कौशल की। श्रीकांत जी, कैसा लग रहा है आपको आज पहले हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद? थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये पॉडकास्ट पे बुलाया है, और उसके वजह से मैं भी कुछ मेरी जो बातें हैं या मेरे जो कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है आज तक का इंडस्ट्री का, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। आज श्रीकांत जी आप बताने वाले हैं कि जो मूवी पे हमें दिखता है, जो एक्टर का पर्सनल लाइफ में और जो मूवी लाइफ में क्या होता है, उनके बाल कैसे होते हैं और कैसे वो लोग भी कैसे मैनेज करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग हमारे से डॉक्टरों के पास आते हैं, हेयर स्पेशलिस्ट के पास आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मुझे इस एक्टर के जैसा बाल चाहिए, शाहरुख खान के जैसा चाहिए, सलमान के जैसा चाहिए, राइट? सो क्या इनके बाल सच्ची में इतने अच्छे होते हैं या ये भी बहुत मेहनत करते हैं? तो हमारे जो एक्टर्स है, जो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जो दिखता है वही बिकता है। करेक्ट। तो उनको तो अपना फेस और हेयर जो दिखता है ऑडियंस को, हम्म। हम सोचते हैं कि अरे हमारी एज तो 35-40 है और हम अभी बूढ़े दिखने लगे, हम अभी 55 के दिखते हैं। और हमारे एक्टर्स जो 55 पार कर चुके हैं, वो हमारे एक्टर्स सारे 35 टू 40 एज के दिखते हैं। राइट। तो ये कैसे संभव है? तो उसके लिए वो लोग उनका एक रूटीन होता है ओके। स्किन और हेयर का, जिसमें अच्छे तरीके के शैम्पू वो यूज करते हैं उनके हेयर के लिए, अच्छा कंडीशनर यूज करते हैं। ओके। और वो जो उनका जो एक्सरसाइज है हेयर और स्किन को लेके, वो बहुत ही पर्टिकुलर होता है। ओके। लाइक जैसे हम बोलेंगे कि शैम्पू और इसका तो मैंने बताया आपको, कंडीशनर का। उसके बाद अच्छे विटामिन्स इंटेक ओके। होता है, वो है। फिर मिनॉक्सिडाइल वगैरह जो है वो भी यूज किया जाता है, पीआरपी ट्रीटमेंट्स है वो भी यूज होती है। ओके। लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टर तो एक्टर है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, जब भी वो निकलेंगे उनके बाल अच्छे, क्योंकि उनके बाल हमेशा अच्छे दिखते हैं, घर से निकले तो अच्छे दिखते हैं, मूवी चल रही है तो अच्छे दिखते हैं, राइट? तो लोगों को लगता है कि नहीं ये लोग तो कुछ करते नहीं। सपोज मान लीजिए कि किसी एक्टर का बाल ना पतला है, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, कैसे दिखाते हैं एकदम डेंस और थिक, कैसे दिखाते हैं, वो क्या क्या करते हैं वो? हम जब एक्टर्स को देखते हैं मूवीज में, तो मूवीज में उनका फेस और उनके हेयर अच्छे दिखने के लिए एक टीम होता है, जो हमारा टीम है, मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट का। शूटिंग का हो गया, बट उनके जो पर्सनल कुछ इवेंट्स होते हैं या कहीं उनको पार्टी में जाना है या कहीं घर से बाहर निकलना है, तो ऑलवेज उनका एक पर्सनल स्टाफ होता है मेकअप एंड हेयर का,
अच्छा, हर एक्टर का, एक बड़े एक्टर का कोई बड़े पर्सनल एक्टर का, आर्टिस्ट होता ही है। हाँ, बड़े एक्टर जैसे स्टार्स, जितने भी स्टार्स है, जितने हीरोज है, हीरोइंस है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जितने भी हो, इनका सबका पर्सनल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट का एक स्टाफ होता है, जो हमेशा उनके साथ रहता है, जो ऑलवेज उनके साथ रहेगा, शूटिंग में साथ होगा। अगर उनको कहीं पार्टीज या इवेंट्स पे जाना है तो तभी भी वो उनको आके हेल्प करेगा ग्रूमिंग के लिए। तो अगर समझो एक्टर को बाहर कहीं निकलना है तो डेफिनेटली अगर उसके हेयर स्कैंटी है, थिन है उसके हेयर, तो काफी सारे प्रोडक्ट के वजह से हम उसको थिक दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसे एक टॉपिक करके एक प्रोडक्ट है जो हेयर फाइबर होता है बेसिकली। करेक्ट। वो हेयर फाइबर क्या काम करता है कि जब आपका डेंस, आपके स्कैंटी हेयर दिखते हैं तो पहले दिखता है आपका स्किन, बालों के अंदर का। करेक्ट। तो टॉपिक वो जो स्कैल्प आपका दिखता है उसको कवर करता है। ओके। तो वो टॉपिक जब हम स्कैल्प पे डालते हैं, जब वो स्कैल्प कवर हो जाता है तो जो हेयर है वो हमको डेंस लगता है। ओके। ऐसे लगता है कि घने बाल है। स्किन कवर हो गया, स्किन हाइड हो गया तो लगता है कि उसपे बाल आ गए। राइट। मोस्ट ऑफ एक्टर्स को हम लोग ये टॉपिक करके फाइबर है वो यूज करते हैं, जिसके वजह से हम डेंस दिखा सकते हैं। राइट। फिर एक ओसिस का एक डस्ट पाउडर आता है। ओके। जो पाउडर भी आपको डेंस दिखाने के लिए और लिफ्ट, हेयर को लिफ्ट करवाने के लिए यानी बहुत फायदेमंद है। सो ये डस्ट पाउडर जो आपने बोला, ये कहाँ पे यूज होता है? किस तरह के लोग, जिनके बाल पतले होते हैं उनको? जिनके बाल पतले होते हैं, ओके, और जिनके बाल को थोड़ा सा बॉडी देके थोड़ा लिफ्ट करवाना है, ओके, उनके लिए वो यूज होता है। वो हमने डस्ट पाउडर यूज कर लिया व्हाइट कलर का। टॉपिक के बारे में तो सबको पता है, लेकिन डस्ट पाउडर क्या है? ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह के लोगों को यूज होता है, और क्या मतलब लोग भी यूज कर सकते हैं इसको? लोग भी यूज कर सकते हैं। ओके। जैसे स्टाइलिंग करने के अलग अलग क्या बोलेंगे प्रोडक्ट्स है। करेक्ट। तो जैसे स्टाइलिंग करने के लिए हम हेयर स्प्रे यूज करते हैं, स्टाइलिंग करने के लिए जेल यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं। वैसे ये डस्ट है। तो डस्ट कहाँ पे होता है? अगर समझो सिल्की हेयर होता है, पतले बाल है किसी के, पतले बाल है, मैं एक्टर्स यानी मेल पैटर्न के लिए बात कर रहा हूँ। राइट। तो अगर सिल्की बाल होंगे तो ऑब्वियसली वो बैठ जाएंगे नीचे। तो अगर मुझे डेंस दिखाना है तो मुझे उसको लिफ्ट करवाना पड़ेगा। ओके। या उसको अगर मैं थोड़ा ड्राई करूँ तो उसको वॉल्यूम आएगा। तो वो जो हमारा जो स्कैंटीनेस है या जो हमारा लेस हेयर दिख रहा है वो कवर करेगा। ओके। सो उसके पहले भी आप कुछ करते हैं क्या? जैसे किसी के बाल पतले ही हैं तो मैंने सुना है कुछ शैम्पू भी यूज करते हैं जो कि उसको वॉल्यूम देता है। शैम्पू हम लोग शूटिंग पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके। बट एक्टर अगर या एक्टर बोलो या नॉर्मल अगर कोई आदमी भी है, वो अगर डेंस वाला जो शैम्पू यूज करेगा तो नॉर्मल हेयर से थोड़ा सा वॉल्यूम 15-20% वॉल्यूम मिल जाता है, बिकॉज वो ड्राई करता है। ओके। तो ये वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू यूज करके आप करते हैं वो? जैसे अपने डैंड्रफ शैम्पू जो होता है, डैंड्रफ शैम्पू अगर यूज करेंगे तो हेयर जो होता है वो ड्राई हो जाता है। करेक्ट। और इमीडिएटली हमको ऐसे फील होता है यार थोड़ा घनापन लग रहा है बालों। तो जो डेंस शैम्पू है तो वो सेम काम करता है। ओके। ओके। तो उसके वजह से हमको लगता है कि थोड़ा सा डेंस लग रहा है। ओके। सो एक्टर घर से निकल रहे हैं तो उसके पहले वो डेंस वाला शैम्पू यूज करेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास जब पहुंचे तो उनके बाल पतले तो उसके ऊपर डस्ट पाउडर यूज कर लिया। अगर स्किन में गैप है तो ब्लो ड्राई कर दिया, ब्लो ड्राई से हेयर सेट कर दिए, फिर वैक्स लगा के और थोड़ा और सेट कर दिया। राइट। उसके बाद फिर जो फिक्सर स्प्रे होता है या जो हमारा हेयर स्प्रे होता है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, शाइन, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जैसे हेयर का रिक्वायरमेंट है हमको फिल्म के लिए, अगर मुझे लगता है कि मैंने अभी ये सेट कर दिया हेयर, ये मुझे 6-7 घंटे इसको कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेट रहेगा। बिना छेड़छाड़ किए वो हेयर मेरे एज इट इज 6-7 घंटे तो ऐसे रहने चाहिए। तो उसके बाद हमने वो स्प्रे जो है होल्डिंग स्प्रे वो मार के उसको सेट कर दिया। फिर मुझे लग रहा है कि इसमें शाइन की भी जरूरत है, मुझे थोड़ा शाइन चाहिए। डायरेक्टर मेरा बोलता है कि इसमें थोड़ा शाइन होना चाहिए। तो वो शाइन के लिए फिर वो शाइन स्प्रे आता है, तो उसके ऊपर वो शाइन स्प्रे मार। ओके। सो देखा आप लोगों ने, मतलब एक्टर बनना इतना आसान नहीं, चाहे ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, उनको मेहनत करना ही पड़ता है। और आपने देखा कि बहुत सारे सिर्फ नेचुरल चीजें नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल चीजें भी यूज कर रहे हैं वो, जिसके कारण उनका लुक ऐसा होता है। सो नेचुरली अब
हमारे लोगों को ये बताएंगे क्या कि आप इतने सालों से हेयर में हैं, इतने सालों से हेयर का ही काम कर रहे हैं, आप हेयर के बालों को छू कर, बालों को देखकर आप ना पकड़ लेते होंगे किसके क्वालिटी कैसा है। तो आपको ये समझ में आया है कितने सारे लोगों को बाल देखने के बाद, समझने के बाद कि क्या करे बंदा, जैसे एक्टर भी होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर एक नॉर्मल इंसान क्या करे जिससे कि उनके बाल नेचुरली अच्छे हो? नेचुरली अच्छे हो, नेचुरली अच्छे हो तो आपको आपके हेयर के हिसाब से करेक्ट शैम्पू डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है। करेक्ट शैम्पू, कंडीशनिंग, जैसे जब भी आपने शैम्पू किया तो आपको यानी मस्ट है कि आप उसको कंडीशनिंग करें। ठीक है। हिट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हिट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। हिट प्रोटेक्टर तभी हिट प्रोटेक्टर एक प्रोडक्ट है, राइट, वो तब यूज होता है जब आप उसके ऊपर ब्लो ड्राई करने वाले हैं या स्ट्रेटनिंग या टोंग ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो तब आपके लिए हिट प्रोटेक्टर यूज करना है। ठीक है। हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हिट क्या हो गया, जैसे हम गरम गरम पानी लेते हैं सर पे, तो वो गरम गरम पानी सर पे नहीं लेना चाहिए। राइट। माइल्ड या ठंडा पानी अगर आप लूक वार्म, या लाइट वार्म या ठंडा पानी भी अगर हो तो उससे आप, आयुर्वेदा तो कहता है कि यूज ही नहीं करना चाहिए। करेक्ट। उससे नजर भी कमजोर होती है और बाल भी खराब होते हैं। या जैसे आप स्वेट ज्यादा आ गया आपके बालों में, तो स्वेट अगर जमा रहा तो डेफिनेटली स्वेट डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। डैंड्रफ जैसे ही हो गया तो आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट रीजन मुझे ऐसे लगता है कि हेयर फॉल के लिए है। आपको थोड़ा न्यूट्रिशंस कुछ अच्छे लेने चाहिए, इनटेक जैसे कि कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल है, डॉक्टर अगर जो प्रिस्क्राइब्स करते हैं आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, वो डैंड्रफ को आपको दूर रखना है। ठीक है। और खाने में आपको हेल्दी खाना है, नींद अच्छी लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की अगर आपको नींद मिलती है तो वो ज्यादा अच्छी है। स्ट्रेस कम लेना चाहिए। तो ये तो आप डॉक्टरों वाली बात करें, मतलब सबके लिए, स्टार हो या नॉर्मल आदमी, दोनों के लिए बात एक ही होता है, राइट? वो तो मेंटेन, हमारे स्टार तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना। ओके। हमारा स्टार सुबह 5 बजे उठता है, 2 घंटा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, फिर 7 साढ़े 7 बजे ब्रेकफास्ट करके वो शूट पे आ जाता है। सुबह 8 बजे अगर वो शूट पे आता है तो उसके आगे 12 घंटा वो काम करता है। काम करने के बाद वापस वो घर पे आके इमीडिएटली जो रेगुलर चीजें है वो कंप्लीट करके सो जाता है। 6 घंटा नींद कंप्लीट करता ही है। तो एक्टर्स यानी हमको दिखने में बहुत इजी मामला लगता है कि ठीक है एक्टर है, इनका तो यानी काम तो बहुत इजी है, बहुत मजा करते होंगे और इनको इतने पैसे मिलते हैं, इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है। बट उसके पीछे मेहनत भी उतनी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, एक चीज बताइए, वो एक्टर लोग भी क्या ये हेड एंड शोल्डर और इस तरह के शैम्पू यूज करते हैं क्या? ये जो शैम्पू जो लोग यूज करते हैं, अभी या उनके लिए वो कुछ स्पेशल शैम्पू यूज करते हैं? वो कमेंट नहीं करूंगा कि हेड एंड शोल्डर यूज करते या नहीं करते। कोई एक्टर करता भी होगा हेड एंड शोल्डर यूज, मगर मैं यूजुअली अच्छे शैम्पू जो आपके स्कैल्प को और आपके हेयर को अच्छी तरह ट्रीट करे और आपके हेयर, यानी मेरे हिसाब से माइल्ड शैम्पूज ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए। और हमारा पर्पस शैम्पू का होता है कि आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। करेक्ट। वो एक मेन पर्पस है हमारा कि स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, दैट्स इट। यानी मुझे पर्सनली लगता है, जैसे मैं आपसे भी प्रिस्क्राइब करता हूँ शैम्पूज वगैरह, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम खुद अपने मन से कोई शैम्पू यूज नहीं करें और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही वो शैम्पू यूज करना चाहिए। तो स्टार भी यही सोचता है कि स्टार डॉक्टर भी से यही प्रिस्क्राइब करके उनके बालों के हिसाब से जो बेस्ट शैम्पू होता है वो यूज करो, rather than कि ऐसे ही कोई भी रैंडम उठा लिया, राइट? या 2-3 शैम्पू हमने रैंडम उठा लिए और मुझे लगता है कि बस ये शैम्पू मुझे सूट कर रहा है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी हम देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ होता है सब कुछ। तो वो इंग्रेडिएंट्स देख के अभी मुझे लग रहा है कि इस शैम्पू के वजह से मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हो गया, तो वो यूज कर सकते हैं, शैम्पू यूज कर सकते हैं, राइट? सो मेरे कहने का मतलब कि एक्टर्स के भी बाल पतले होते हैं, गंजे वो भी होते हैं, सब कुछ उनके साथ वही होता है। जरूरत यह है कि उनको जो लुक दिखता है, जिस लुक के पीछे लोग भागते हैं, उसके लिए काफी मेहनत होता है, उनकी टीम होती है। श्रीकांत जी है जैसे, उनकी एक टीम है जो उनके बालों को अच्छा बना के उनको प्रेजेंट करेगा, राइट? सो
नॉर्मल लाइफ में जब वो घर पे रहते होंगे तब तो उनके बाल नॉर्मल ही होते होंगे, राइट? नॉर्मल ही होते होंगे, या जैसे हमने जो शूटिंग पे ट्रीटमेंट किया है उनके हेयर पे, हम्म। वो सारा जाके वो वॉश ऑफ कर लेते हैं। और उनका तो हेयर लॉस होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि उनके बालों पे प्रोसेस भी आप बहुत करेक्ट करते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट डिफरेंट रोल के हिसाब से आप उनके बाल को काला पीला करते रहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में करते रहते हैं, डिफरेंट प्रोसेस यूज करते रहते हैं। उनको यंग दिखना है तो कैसा होना चाहिए, करेक्ट ओल्ड दिखना है तो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर आप प्रोस्थेटिक भी लगाते हैं, किसी को गंजा दिखना है तो उसके ऊपर आप कुछ लगा देते करेक्ट। हैं, राइट? ये हाँ सारी चीजें आप करते हैं। हाँ, तो उनका तो होने मतलब बॉल्ड होने का चांस रहता है, उनका ज्यादा ज्यादा है, रहता है। राइट ना? क्योंकि जनरल पब्लिक तो उतना ज्यादा नहीं करती, बहुत ज्यादा वो डाई कर लेंगे बालों पे या फिर बालों पे कुछ कर लेंगे, कुछ लगा लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे या जेल लगा लेंगे, इससे कलर ज्यादा तो नहीं कर कलर कर सकते, लेंगे, राइट या ना? फिर अच्छा सा हेयर कट ले लिया। आम हम्म। पब्लिक क्या करती है मोस्ट, हम्म। या कोई अच्छा सा जेल लगा लिया या वैक्स लगा लिया। इसके हम्म। ऊपर ज्यादा ट्रीटमेंट तो नॉर्मल पब्लिक नहीं कर पाती। राइट। एक्टर्स को फिल्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब कुछ करना पड़ता है। हम्म। एक्टर वहां ना नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा या वो हम्म। नहीं करूंगा। हम्म। उसको जैसा फिल्म का रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे सैम बहादुर में हमने विकी कौशल को शॉर्ट हेयर का लुक दिया था, राइट। और विकी के हेयर तो करली है, करली टेक्सचर है उसके हेयर का। ओके, ओके। तो हमको हेयर स्ट्रेट, जैसे सैम हाँ, मानेकशॉ के ओके। हेयर स्ट्रेट हुँ। थे, तो हमने उसको स्मूथनिंग वगैरह जो ट्रीटमेंट हुँ, होती है हुँ, हेयर हुँ, स्ट्रेट करने की, वो हुँ। काफी टाइम करवाया। ओके। अच्छा, छावा में हम लोग ने जो लुक रखा है वो टोटली अलग है। हुँ, हुँ। तो विकी ने डेडिकेटली आफ्टर सैम बहादुर 6 महीने डेडिकेटली उसने हेयर, फेशियल हेयर, और उसके जो हेड, जो हेड के बाल नॉर्मल है, है हाँ। हेड के बाल है, हुँ, हुँ। वो भी बढ़ाए। हुँ, और वजन बढ़ाया हुँ। 15-20 kg। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो सारा डेडिकेशन एक्टर्स को डेफिनेटली करना पड़ता है। मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा इश्यू है उनके लाइफ में, करेक्ट राइट? करेक्ट। और तब भी उनको अपने बालों को अच्छा रखना है, तो उसके लिए वही है, आप कह रहे हैं कि स्लीप अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, करेक्ट मल्टीविटामिन लेते रहो, राइट ना? ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो जल्दी सो, जल्दी उठो, अच्छी करेक्ट। नींद लो, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो सबके लिए फ़ॉर्मूला एक ही है। नरिशमेंट तो सबको करना ही है, हाँ, और उसके वो बगैर कुछ नहीं करते हो ही सकता है। है, हमारे सारे एक्टर्स करते ही है। ओके, ठीक है। और वो ज़्यादा करते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा मेहनत करेक्ट करते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, सब कुछ करेक्ट। करते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं। आपकी ये जो हेयर वाली जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई? क्या इंस्पिरेशन था आपका? मैं रुइया कॉलेज से पास आउट हूँ, ओके। दादर में जो रुइया हुँ, कॉलेज है, हुँ, हुँ, हुँ। काफी सारे एक्टर्स वहाँ से पास आउट हुए। ओके। तो जब मैं FY BA में था, हुँ, हुँ। उस टाइम पे एक फिल्म रिलीज हुई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करके। ओके। जो फिल्म के डायरेक्टर थे डॉक्टर जब्बार पटेल। हुँ, हुँ। और उसमें मामूटी करके साउथ के एक्टर है। ओके। तो वो मुझे पता थे उस टाइम पे हुँ, कि ये अच्छा, ये मामूटी है। हुँ। और वो मामूटी को बाबा साहेब अम्बेडकर का लुक दिया। ओके। और एक मायापुरी मैगजीन आता था। हुँ, तो हुँ, मायापुरी मैगजीन में वो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो हुँ, मैं एकदम शॉक्ड हो गया हुँ, कि अरे मामूटी को ऐसे कैसे बना दिया डॉक्टर हुँ, बाबा साहेब अम्बेडकर, और वो लग रहे हैं डॉक्टर बाबा हुँ, साहेब अम्बेडकर। हुँ, तो जिन्होंने उनको बाबा साहेब अम्बेडकर बनाया, हुँ। वो थे विक्रम गायकवाड़, ओके। जो मेरे गुरु रहे हैं। तो मैंने बोला यार कमाल का आदमी है ये हुँ, ये हुँ, क्या जादू कर दिया इन्होंने। हुँ। तो तब मुझे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है। ओके, और फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं भूल भी गया था कि अरे मैंने ऐसे कुछ सोचा था। ओके। और ग्रेजुएशन, मेरी मेरी फैमिली टीचर फैमिली है, हुँ, मेरे हुँ, डैडी प्रिंसिपल थे। हुँ, हुँ, तो डैडी ने बोला था कुछ नहीं, BA करने का, हुँ, और BA के बाद आप 1 साल का ब्रेक है, हुँ, उसके बाद आप B.Ed करोगे हुँ। और टीचर बनोगे, ओके, सिंपल। ओके, ओके। तो मैंने बोला ठीक है। तो बीच में जो 1 साल का जो कंपलसरी ब्रेक लेना पड़ता है, हुँ, हुँ, उस टाइम पे मुझे फिर क्लिक हुआ, अरे मैंने ऐसे कुछ सोचा था FY BA में था तब। हुँ, हुँ, तो मेरा एक दोस्त था रुइया कॉलेज का, उससे मैंने बोला कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट से इंट्रोडक्शन करवा दे, हुँ, फिर आगे का मैं संभाल। जो बॉम्बे में एक मेकअप आर्टिस्ट थे सनी दादा करके, हुँ, उनसे उसने इंट्रोडक्शन करवाया। तो हुँ, 3-4 महीने मैंने उनके साथ काम किया। हुँ, फिर मुझे ऐसे लगा कि यार जिस आदमी के वजह से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, हुँ, मुझे उनके साथ काम करना है। हुँ। और मेरा वो ड्रीम है कि मुझे उनके साथ काम करना है। तो ओके, वो पूना में रहते थे। ओके, तो मैं यहाँ से मेरा पूरा बैकपैक करके निकल गया, ओके। और पूना में 6-7 दिन रह के हुँ, मैंने वो उनका एड्रेस ढूँढ लिया। और उस टाइम पे उतना ईज़ी नहीं था। हुँ, उस टाइम पे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ये हुँ, वो हुँ, सारी चीज़ें उतनी थी नहीं थी हुँ, समझो। हुँ, या मोबाइल नंबर भी ईज़िली मिल नहीं जाता था किसी हुँ, का। हुँ, हुँ। मोबाइल जस्ट शुरू हुए थे उस टाइम पे। ओके।
तो मैंने FTI में मुझे उनका नंबर किसी ने दिया और फिर मैंने उनको कॉल किया और फिर मैंने कम से कम 10 साल तक उनको असिस्ट किया। ओके। 2010 तक। हम्म तो 2010 में मुझे अनुराग कश्यप के यहाँ से कॉल आया वासेपुर के लिए। तो मैंने सर से परमिशन लिया कि मुझे ऐसे कॉल आया हुआ है, तो ये ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्म मुझे ऑफर किया है उन्होंने, तो मैं कर लूँ क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है कर ले। तो वहां से गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपकी अपनी कहानी शुरू हुई, वहां से लेके छावा तक की स्टोरी एक अलग ही है। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में आपने अनुपम खेर जो कि बॉल्ड है, राइट, उनको एकदम मनमोहन सिंह का लुक दिया एकदम। वो कितना डिफिकल्ट या कितना इजी था वो भी उस टाइम पे मैं केसरी करके फिल्म कर रहा था अक्षय कुमार का। तो मुझे ये फिल्म के लिए कॉल आया कि ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे, सो प्लीज आप मिलके जाओ। तो मेरे बाकी सारे लुक्स जो फिल्म के थे वो हो चुके थे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के, और जो मेन लुक जो था अनुपम सर का वो हुआ नहीं था। और उस यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई फिल्म का शूटिंग जब शुरू होता है, वो शूटिंग शुरू होने से पहले 1 महीना 2 महीना हमारे लुक टेस्ट चलते हैं कि ये एक्टर हमारे फिल्म में, हमारा फिल्म का ये लुक है, तो ये मेकअप के बाद ये कैसे दिखेगा। तो उसके लुक टेस्ट होते हैं। अगर मुझे केसरी फिल्म है तो अक्षय कुमार सरदार वाले लुक में कैसे दिखेंगे, कौन सी बियर्ड इनको सूट करेगी। तो ये 10 टाइप की बियर्ड हम रखते हैं सामने, फिर हम उसको लगा के फोटोज खींचते हैं, प्रॉपर फोटोशूट होता है, लुक टेस्ट होता है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ये मेरा कैरेक्टर है, ये मुझे अच्छा लगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमें चाहिए था जो मैंने विजुअलाइज किया हुआ था। हाँ, क्योंकि हमको एज अ मेकअप डिजाइनर मुझे उसका वो क्या विजुअलाइज कर रहा है डायरेक्टर, वो मुझे पकड़ना होता है। उसके दिमाग में क्या है उसको लाके आपको उतारना है स्क्रीन पे, क्योंकि वो जो स्टोरी पे फिल्म बनाने वाला है वो स्टोरी उसके दिमाग में 4 साल से चल रहा है, और मैं आ जाता हूँ 2 महीने पहले। तो मेरा स्किल वो है कि मैं वो डायरेक्टर का विजन कैसे पकड़ता हूँ। तो सेम चीज था कि हमारा लुक टेस्ट नहीं हुआ था। किसका? अनुपम सर का एक्सीडेंट के लिए। और मुझे यहाँ से बोला कि सर हमारा शूटिंग शुरू हो रहा है लंदन में, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो हम लंदन में दिखा रहे हैं, तो हम लंदन जाएंगे। तो मैं बोला अनुपम सर का लुक टेस्ट कब करेंगे? तो बोला सर लुक टेस्ट के लिए तो टाइम नहीं, आप एक काम करो, अपना जो है सब हम लेके जाएंगे यहाँ से, विग मेकर, ये आपका टीम, ये वो सब हम जाएंगे। और मैं बोला सर फिर लुक टेस्ट कब करेंगे? तो उन्होंने बोला कि सर आने वाले हैं US से UK, और हम इंडिया से UK जा रहे थे। जिस दिन शूट था हमारा, उस दिन सुबह हमने उनका लुक सेट किया और 9 बजे हमने रोल की। यानी हमको बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला था उनका लुक टेस्ट करने। तो फिर मुझे ऐसे लगा यार ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, उनका जो फेशियल हेयर है वो बहुत कम था। तो फिर मैंने डायरेक्टर को जाके बोला शूट तो हो गया फर्स्ट डे का, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जम रहा है। फिर सेकेंड डे मैंने उसको थोड़ा थिन किया, थर्ड डे वापस थिन किया, ऐसे 3 दिन में फिर वो लुक हमारा सेट हो गया। तब वो प्रॉपर लुक आया जो आपको चाहिए था। हाँ। ये एक चैलेंजिंग काम था आपका। सबसे चैलेंजिंग काम आपको अभी तक का कौन सा लगा है जिसको करने में लिटरली आपको यार मैं क्यों इस लाइन में आ गया, कहाँ फंस गए? यानी ऐसे तो कभी लगा नहीं लाइन में मैं क्यों आया इस लाइन में। ये सवाल तभी मेरे दिमाग में आता है जब मुझे सुबह 4 बजे उठना है। जब सुबह 4 बजे उठना पड़ता है तभी मुझे ऐसे लगता है यार डैडी बोल रहे थे अच्छा है टीचर बन जा, सुबह 7 बजे स्कूल जाता और 2 बजे घर पे आ जाता। तभी मुझे ऐसे लगता है कि यार ये क्या है, 12 घंटा शूट, 13 घंटा, 14 घंटा, रुक ही नहीं रहे ये लोग, कंटिन्यू शूट ही करते। अच्छा जब आउटडोर हम जाते हैं कहीं नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में हम शूट करने जाते हैं, अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चले गए तो वहां पे इतनी ठंड होती है कि जो बॉम्बे का जो बंदा है उसको तो वो सहन ही नहीं कर पाता है वो ठंड। तो तब मुझे ऐसे लगता है यार डैडी बोल रहे थे टीचर बन जा, वही अच्छा था। सवाल भूल गया मैं। आपने क्या पूछा? तो वो सबसे डिफिकल्ट कौन सा था वो आपकी लाइफ में? सबसे डिफिकल्ट मेकअप वाइज अगर आप पूछोगे तो मेघना गुलजार जो है हमारी डायरेक्टर, उनके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है, और यानी उनके साथ काम करने का मजा भी अलग है। यानी मुझे ये लेवल पे आके लगता है
कि अब मैं किससे सीखूं। ओके, हाँ। अभी मुझे कोई सिखाएगा नहीं। बट जब हम मेघना मैम के साथ जब शूट करते हैं तो काफी सारी चीजें मैं उनसे सीख लेता हूँ। और वो इतनी पर्टिकुलर है मेकअप हेयर को लेके, सारी चीजों को लेके, मेकअप हेयर हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, सब कुछ वो इतनी पर्टिकुलर है छोटी छोटी चीजों को लेके। तो हम सारे इतने ऐसे अलर्ट रहते हैं कि कहीं पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो सैम बहादुर बहुत डिफिकल्ट फिल्म था हमारे लिए। ओके। सारे लुक्स अचीव करने के लिए रात के 2-2 बजे तक हमने विकी कौशल के साथ लुक टेस्ट किया है। ओके। यानी दोपहर के 12-1 बजे लुक टेस्ट शुरू हुआ है, जो रात के 2 बजे तक चला है। ओके। रात के 2 बजे तक कोई लुक टेस्ट आज तक हमने किया नहीं, बट हमने सैम बहादुर का लुक टेस्ट किया था। ओके। फिर वासेपुर डिफिकल्ट फिल्म थी, क्योंकि वासेपुर में हर एक एक्टर के कम से कम 4-4, 5-5 चेंजेस थे, ट्रांसफॉर्मेशन था। 30-35 साल का जो प्रोग्रेशन था, एज प्रोग्रेशन, वो हाँ, डिफिकल्ट मतलब था। यूथ से दिखाना शुरू किया और एकदम ओल्ड तक गए और राइट। काफी सारे एक्टर्स थे, ऐसे नहीं कि 4 एक्टर्स हैं उनका एज प्रोग्रेशन किया हो गया, वैसे नहीं था। तो काफी सारे एक्टर्स थे और शूटिंग ऐसे जगह पे था, अलग अलग जगह पे, कि प्रॉपर आपका कोई स्टूडियो में आपका सेटअप नहीं है, वैनिटी वैन नहीं थी। तो किसी के घर को हायर करते थे प्रोडक्शन, तो वो घर में ही कहीं से छोटा सा ऐसा घर है, वहां पे ही छोटा सा सेटअप लगा लिया, ऐसे होता था सब कुछ। ओके। तो वो भी डिफिकल्ट था। और उस टाइम पे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट अनुराग सर ने किसी को अलाउड नहीं किया था। ओके। तो रीचा चड्डा से लेके हुमा कुरैशी हो गए, नवाज भाई हो गए, सारे जितने भी जो कास्ट थे पूरे फिल्म के, वो सारे मेरे पास थे हेयर और मेकअप के लिए। ओके। तो वो शूट डिफिकल्ट था, बट सबसे ज्यादा मजेदार भी वही था आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वासेपुर का एक्सपीरियंस। यानी अगर किसी ने शोले किया होगा और हमारे सामने वो बंदा आया कि जिसने शोले में काम किया है, तो हम बोले कि अरे आपने शोले किया है। तो अभी ऐसे होता है कि अच्छा आपने वासेपुर किया है, तो शॉक हो जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि अरे। अच्छा, उसमें सबसे इजी क्या सरदार खान का वो था? सरदार खान का इंसिडेंट ऐसे हुआ था, शूटिंग शुरू होने वाला है आज 9 बजे, रोल करने वाले 10 बजे, फर्स्ट डे मुहूर्त का शूटिंग है, और हम लोग थे बनारस में। ओके। तो मैंने अनुराग सर को बोला कि सर मनोज सर का ना बॉल्ड करते हैं। तो हम गए, हमने बोला कि सर बॉल्ड करेंगे। तो मनोज सर ने ऐसे देखा और मुझे बोला कि नहीं यार ऐसे ही रहने दो, जो है वैसे ही। तो मैंने फिर से बोला कि नहीं सर, करते बॉल्ड करते। तो उन्होंने बोला यार पता नहीं बॉल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, क्या है, अभी जो है नॉर्मल हेयर अच्छा लग रहा है मेरा, रहने दो। तो फिर हमने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया उनको, फिर हम अनुराग सर और हम चले आए। फिर 15-20 मिनट्स के बाद तो मुझे वापस ऐसे लगा कि यार नहीं, एक बार फिर उनको बोलते हैं बॉल्ड वाला लुक ही ज्यादा बॉल्ड वाला लुक अच्छा लगेगा। फिर मैं अनुराग सर के रूम में गया और सर को बोला कि सर मुझे अभी भी लग रहा है कि बॉल्ड लुक के साथ जाते हैं। तो अनुराग सर ने देखा, बोला तो ठीक है जाके बोल मनोज को। तो मैं बोला कि नहीं सर, आप भी चलिए साथ में मेरे। तो हम दोनों अंदर चले गए। तो फिर अनुराग सर ने मनोज सर को बोला कि मनोज श्रीकांत देखो क्या बोल रहा है। तो श्रीकांत बोल रहा है कि नहीं सर, बॉल्ड के साथ ही जाते, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ना थोड़ा ऐसे गुस्से में मनोज सर ने देखा, बोला अगर बॉल्ड करने के बाद मैं डैश डैश दिखा तो तू समझ ले। तो मैंने बोला नहीं सर, नहीं दिखोगे आप, मेरा गट फीलिंग ये है कि नहीं दिखेंगे, आप बहुत अच्छे दिखोगे अगर बॉल्ड करेंगे हम। तो सरदार खान के लुक के लिए आपने उनका मतलब बॉल्ड किया था या फिर बॉल्ड कैप लगाया था? नहीं, एक्चुअली जो अनुराग सर का स्टाइल है कि उनको बहुत नेचुरल दिखना चाहिए, लुक वाइज, मेकअप वाइज, हेयर वाइज। तो और शूटिंग हमारा 3-3.5 महीने का शूट था, लाइक हम लोग दोनों पार्ट्स के लिए 90 डेज हमने कुछ शूट किया था बनारस में। तो वो पॉसिबल नहीं था कि ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में वो बॉल्ड कैप लगाना, वो सारा डिफिकल्ट था। तो हमने वो शेव किया था। ओके। तो शेव करना तो एक रिस्क नहीं था कि अगर आपने शेव कर दिया और लुक नहीं जमा तो फिर आप क्या करने वाले थे? नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था
कि अगर मैं ये हेड शेव करने बोल रहा हूँ एक्टर को, अदरवाइज मैं इतना रिस्क लेके वो भी लीड एक्टर को बिल्कुल नहीं बोलता राइट कि आप हेयर शेव करते हैं हम लोग करके, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस था कि ये हेड शेव करने के बाद मनोज जी काफी टाइम के बाद एक अलग लुक दिखेगा, और वो ऐसे वो जो एक फील था सरदार खान वाला जो वाइब्स था, वो करने के बाद मिल गया हम लोग को। ओके वो लगा कि ये हमारा सरदार खान है। तो बाद में किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या मनोज बाजपेयी उन्होंने कुछ कहा आपको कि तुमने क्या रिस्क लिया था, क्या कर दिया, क्या हुआ ये? एक्चुअली हुआ क्या, जब वो हमको शेव करना था, तो वहां पे वैनिटी और ये वो कुछ था नहीं, तो एक घर लिया था, वो घर के वो जो पैसेज बोलते हैं आंगन, उसमें बैठे थे हम लोग। तो मनोज सर ने बोला कि हाँ चलो करो, शुरू करो, कर दो। तो मैंने बोला ठीक है सर, करते हैं। और जैसे ही मेरा जो स्टाइलिस्ट था, वो जैसे ही मशीन चलाना शुरू कर दिया ट्रिमर उसने, और उसके अराउंड यानी मनोज सर जो बैठे थे, हमारे साथ कम से कम 25-30 लोग तो आराम से होंगे उधर खड़े होके देख रहे थे। ओके और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर उसमें से एक भी बंदा अगर बोलता है कि नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो मैं बोला फिर तो मैं गया। मगर ऐसा हुआ कि वो जैसे ही शेव हो गया, तो सब लोगों ने बोला वाह वाह क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अलग लग रहे हो बहुत, जो हमारा कैरेक्टर है वो आ रहा है निकल के। तो फिर तो सब एकदम खुश हो रॉ गए। रॉ लुक आ हाँ, गया एकदम से, राइट? तो जो हमारे डायरेक्टर और मनोज सर दोनों खुश हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है। और फिर हम उनका एज प्रोग्रेशन जब करना था, तब हमने एक मुस्टैच, सॉल्ट एंड पेपर मुस्टैच था, वो ऐड कर दिया उसमें। ओके अभी कई मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, यस। राइट? वो हिंदी क्या था, वो कौन सी मूवी से? मैंने अभी तक जो जो फिल्में की है, उसमें से कोर्ट करके एक फिल्म थी जिसको 2015 का नेशनल अवार्ड है। ओके फिर एक मैंने गुजराती रीजनल फिल्म की। रीजनल मैंने बहुत कम फिल्में की है जिसका स्क्रिप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, ये Okay. मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो तभी मैं रीजनल, जैसे मराठी हो गया, मराठी तो मेरी मदर टंग है, तो वो मैं कर लेता हूँ कभी कभार। बट वो अगर हो अच्छी, उस क्वालिटी की फिल्म अगर कोई डायरेक्टर बना रहा है और मुझे लगता है कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। वैसे मैंने एक गुजराती फिल्म की थी हिलारो करके, उसको 2019 का नेशनल अवार्ड है। ओके फिर एक मराठी फिल्म की थी दशक्रिया करके, उसको 2017 का नेशनल अवार्ड है। ओके तो और एक रेडू करके फिल्म की थी जिसको 2018 का स्टेट अवार्ड है। ओके तो वो मुझे भी पर्सनली वो स्टेट अवार्ड मुझे भी मिला हुआ है वो फिल्म के लिए, रेडू करके। तो काफी सेटिस्फाइंग होता होगा कि हमने काम किया और नेशनल लेवल पे एक बार उसको मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ये तो अभी तक हम बात करें मेल एक्टर और आर्टिस्ट की। फीमेल के लिए आप क्या करते हैं? मेल के लिए आपने बताया कि आप डस्ट पाउडर यूज करते हो, आप शैम्पू यूज करते हो, आप स्प्रे यूज करते हो, आप टॉपिक यूज करते हो, मतलब हेयर फाइबर यूज करते हो, बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं आप? सिर्फ फीमेल में यानी एक्ट्रेस में यूजुअली क्या होता है ना, स्कैल्प दिखने का जो प्रॉब्लम है वो मेल पैटर्न में ज्यादा करके होता है, फीमेल में उतना होता नहीं है। राइट फीमेल में सिर्फ डेंस कम दिखता है मगर स्कैल्प नहीं दिखेगा। तो मोस्टली फीमेल को हमको टॉपिक जैसे पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम लोग ओसिस का जो व्हाइट पाउडर है, डस्ट पाउडर, वो यूज करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए। एक्सटेंशंस हम यूज करते हैं, हेयर एक्सटेंशंस जो होते हैं रियल हेयर के, मगर फीमेल में एक्सटेंशन ज्यादा यूज होता है, एक्सटेंशन ज्यादा यूज होता है, विग्स यूज होते हैं। ओके हम सीजर विग करके बोलते हैं या हाफ विग बोलते हैं, तो वो वाले विग्स यूज होते हैं विग्स के साथ। और मोस्टली लाइक 70-80% तो एक्सटेंशन के साथ ही हम प्ले करते हैं जो ओके आपके हिसाब से परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करने के लिए राइट लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? लाइक आजकल के बच्चे आते हैं और हमारे पास पूछते हैं कि सर मैं ये वैक्स यूज करूं क्या, ये जेल यूज करूं क्या, राइट? ये दो चीजें हैं जो जनरल पब्लिक यूज करती है, राइट? आप क्या सजेस्ट करोगे? और इसका अगला क्वेश्चन मैं आपके पूछूंगा, पहले आप ये बताइए कि ये जेल और वैक्स यूज करना चाहिए स्टाइलिंग के लिए? स्टाइलिंग के लिए यूज तो करना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टाइल रखना है, या आपको लगता है कि मुझे ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा सूट करता है और मुझे उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि हेयर लॉस के वजह से या बॉल्डनेस की वजह से
काफी सारे लड़कों में कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ तो हम देखते ही है, लड़कों में लड़कियों में। तो मुझे लगता है कि स्टाइलिंग अगर कुछ करना है, जिसको स्टाइलिंग की जरूरत नहीं, बस मेरे सर पे बाल है काफी है और मुझे स्टाइलिंग नहीं, एज इट इज मुझे एक हेयर कट लिया, मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके लिए ठीक है अगर नहीं यूज करे। नहीं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि आप वैक्स लगाओगे, जेल लगाओगे तो हेयर लॉस होगा। जैसे हम डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि अगर पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर मैंने 2004 में, 2005 में या कॉलेज में था या इस टाइम पे था तो मैंने बहुत हेयर वैक्स या जेल यूज किया था, उसके बाद से मेरा हेयर लॉस होने लग गया। तो इस सेंस से मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई जेल और वैक्स यूज करता है स्टाइलिंग के लिए, राइट, उसका हेयर लॉस हो सकता है, राइट, तो इस सेंस में आप क्या कहेंगे, उनको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसे पर्सनली ऐसे लगता है कि जितना हो सके केमिकल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर अच्छा। आपके हेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके हेयर में डैंड्रफ है या बायोसोराइसिस, सोराइसिस, ऐसे स्किन डिजीज है या आपको हेयर फॉल की समस्या शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको अगर उसको दूर रखे तो ज्यादा हेयर बेटर है। प्रोडक्ट तो बेटर है। अगर जिस दिन आपको चलो ठीक है कहीं पार्टीज में कहीं इवेंट्स में जाना है तो आप यूज कर लो। अभी कितने कितने एक्टर हम देखते हैं कि इतना भर भर के जेल, आप वैक्स, हेयर स्प्रे, फिर भी उनके हेयर एज इट इज 60 अबव एज हो गया है फिर भी एज इट इज होता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको। सो श्रीकांत जी का मैसेज ये है कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आप जेल और वैक्स यूज ना करो, नहीं हो रहा है तो आप जो भी करो सब सही है। हाँ, करेक्ट है ना? अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो एक्टर होते हैं क्या ये लोग भी मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, पीआरपी ये सब करवाते हैं या वो बियॉन्ड है इन चीजों के? नहीं, ये लोग भी सब करवाते हैं। अभी जितने जैसे मैंने बोला आपको कि हमारे जितने भी स्टार्स है जो हमको अभी भी 55 अबव हो गए, 60 के आसपास अभी जाएंगे, फिर भी ऐसे लगता है अरे ये तो 35 का लग रहा है, ये तो 40 का लग रहा है, मैं 45 का हो गया हूँ, मैं इससे बड़ा लगता हूँ, मगर ये हमारे से बड़े हैं, फिर भी ये हमारे से छोटे लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये लोग जैसे हेयर प्रिकॉशन लेने के लिए मिनॉक्सिडाइल हो गया या पीआरपी ट्रीटमेंट्स जो अभी डेवलप हो चुका है कई 8-10-15 सालों से, तो वो डेफिनेटली ये लोग लेते, वो लोग भी यूज करते हैं। मतलब वो लोग भी नॉर्मल इंसानों के ही जैसे हैं, वो भी वो सब कुछ करते हैं। सबको ये समस्या शुरू ही है ना, हेयर फॉल का समस्या। जैसे ही कोई दिल्ली से बंदा यहाँ आ जाता है तो इसको हेयर फॉल होता है, या बॉम्बे का बंदा दिल्ली गया तो उसको हेयर फॉल होता है। अभी आज सुबह आप कौन सा क्या शूट कर रहे थे? आज आपका प्लान था, उसके बाद आप आए यहाँ पे शूट मैं एक्चुअली एक नागराज मंजुळे करके डायरेक्टर है, उनके साथ एक मटका किंग करके एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ अमेज़न के लिए। विजय वर्मा उसमें लीड कर रहे हैं, विजय वर्मा करके जो एक्टर है। और सई तामनकर है, कौवा बरियादी वाले। नहीं वो विजय राज। अच्छा, वो विजय राज है। हाँ, विजय वर्मा। तो आपने गैंग ऑफ वासेपुर किया, आज सुबह मटका किंग किया। सो मतलब आपको क्या इस तरह के नामों के साथ या इस तरह के काम करने में ज्यादा मजा आता है क्या, जिसमें थोड़ा ज्यादा इस तरह का वाइब्स होता है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जो फिल्में की तो शुरुआत में गैंगस्टर मूवीज की, और गैंगस्टर मूवीज बोलने से सही रहेगा कि मैंने पीरियड फिल्म्स की है। राइट, ओके। तो डायरेक्टर भी वो सोचते हैं कि जिसने पीरियड मूवीज की होगी उसको पता होता है कि पीरियड में क्या क्या, जैसे अगर अभी मैं मटका किंग कर रहा हूँ तो वो पीरियड है मेरा 1964 टू 1974। ओके। तो उसमें वो प्रॉपर बर्थ कट किया हुआ है, ऐसे हेयर नहीं होंगे, या किसी का बियर्ड ऐसे है या हेयर कलर है, वो सारा उस पीरियड में नहीं था। तो मुझे लास्ट का जो जूनियर आर्टिस्ट है उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है। ओके। तो वो उसको ही पता होता है जिसने पीरियड फिल्म्स की है। ओके। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे पीरियड फिल्म आ गई तो मेरे सारे असिस्टेंट्स को पता है कि क्या करना है हमको। ओके। तो मुझे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्टर को ऐसे लगता है कि भाई ये सही है अपने लिए। बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर हैं जो अपने बालों को लेकर बड़े पर्टिकुलर होते हैं, उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हुआ है आप? सारे ही एक्टर्स मैं बोलूंगा, जैसे विकी कौशल है, विकी कौशल भी बहुत अपने हेयर को लेके बहुत पर्टिकुलर है। आमिर खान सर है, शाहरुख सर है। तो सारे ही एक्टर्स जितने नए एक्टर्स है, और अभी तो 15-20 साल से सर हेयर का, पहले तो हेयर स्टाइलिस्ट भी नहीं होता था। ओके। जो मेकअप आर्टिस्ट होता था ना वही ऐसे थोड़ा बहुत कुछ करके कर लेता था। बट अभी लास्ट 15-20 सालों में हेयर स्टाइलिस्ट का कंसेप्ट ज्यादा बढ़ रहा है।
और प्रॉपर हर एक फिल्म में अलग लुक होता है एक्टर का। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एक प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट भी एक्टर्स को लगता ही है। हमने आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहा। कुछ आप अपने तरफ से बताना चाहेंगे कि लोगों के बालों को लाइक आजकल ना 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल मेरे पास पेशेंट आते हैं, जिनका हेयर लॉस होने लग गया है, हुँ। राइट? तो आप कुछ सजेशन देंगे, कुछ टिप्स देंगे ताकि उनके बाल लंबे समय तक अच्छे रहें, हेल्दी रहें? देखो टिप्स यानी अभी यूजुअली डॉक्टर्स जो बताते हैं हुँ, या हम जो अभी इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है या हुँ, मैंने भी खुद हेयर फॉल मैंने भी एक्सपीरियंस किया है हेयर फॉल। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल अभी का जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, वो हमारा लाइफ़स्टाइल हेल्दी होना चाहिए, ओके। हेल्दी खाना चाहिए हमको। हुँ, प्रिकॉशन लेना चाहिए। हुँ, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि बहुत हॉट वाटर अगर हम सर पे लेते हैं हुँ, तो वो भी हमारा हेयर डैमेज करता है। हुँ, नींद अच्छी लेनी चाहिए, हुँ, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हुँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मतलब वो अगर इसमें हम हेयर स्टाइलिस्ट और डॉक्टर भाई-भाई, करेक्ट प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल एक ही। राइट ना? एनिमल मूवी में आपका क्या काम था? एनिमल मूवी में मैंने एक्चुअली मैंने रणबीर कपूर के साथ बॉम्बे वेलवेट भी किया है। हुँ, अनुराग सर ने जो डायरेक्ट किया था वो। ओके। देन मैंने तमाशा फ़िल्म है, इम्तियाज़ अली सर ने डायरेक्ट हुँ, किया था, वो भी किया था। हुँ, सो रणबीर कपूर और यानी मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। ओके। तो उसके वजह से मुझे वो एनिमल फ़िल्म ऑफ़र हुआ था। हुँ, तो एनिमल में रणबीर कपूर के जितने भी पोस्टर्स लगे थे ऑल ओवर इंडिया, हुँ, जो एक कुर्ता और एक लुंगी के ऊपर पोस्टर था हुँ, और हुँ, जो सारे ब्रूजेस वुंड्स थे, हुँ, तो वो जो क्लाइमेक्स जो था फ़िल्म का, उसका शूट का जो पूरा मेकअप है, वो मैंने डिज़ाइन किया था। ओके। सो एज़ अ प्रोस्थेटिक मेकअप डिज़ाइनर आपने मैंने उसमें काम किया। किया था। हेयर स्टाइलिंग कौन किया था? किन्होंने किया था उसमें? हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हुँ, काफ़ी सालों से हम काम करते हैं। हुँ, तो अलीम हकीम नाम है उनका। काफ़ी फेमस हेयर ड्रेसर, फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, यानी राइट। इंडिया के टॉप के अगर हेयर स्टाइलिस्ट अगर के जिसका नाम आता है, तो अलीम भाई का आज आता है। आज आज उनका नाम आता है, हाँ, राइट। तो आलिम सर ने रणबीर कपूर के जो हेयर स्टाइलिंग जो हुँ, किया था, वो आलिम भाई ने किया था। ओके। जितने भी लुक्स थे रणबीर हुँ, के, शॉर्ट हेयर भी था लास्ट, हुँ, या हुँ, अभी हुँ, टॉप के जितने स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स बोलो आप, तो हुँ। मोस्टली सबका आलिम भाई करते हैं। चाहे बॉलीवुड हो या क्रिकेट यस, हो, तो यस, सबका यस। सब हाँ, वही सबका करते हैं। आलिम हकीम। और वहाँ पे जो स्टाइलिंग डेली बेस पे शूट पे स्टाइलिंग करने के लिए आलिम सर का ही असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट्स होता है कोई ना कोई। ओके, चलिए बढ़िया है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि अभी आप उनको भी लेकर आएँगे हमारे पॉडकास्ट पे, यस, बहुत अच्छा डेफ़िनेटली मैं लगेगा। उनसे बात करूँगा और उनको भी अच्छा लगेगा आपके पॉडकास्ट पे आके वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर मेरे करना। कई एक्टर पेशेंट हैं जिन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है उनको ओके, और वो भी उन्होंने बोला कि कौन है जो ऐसा ट्रांसप्लांट करता है जो किसी को पता ही नहीं पता ही चलता नहीं है। चलता। सो उनको भी मेरे बारे में पता है लेकिन अभी तक हम कभी मिले नहीं है, सो होपफुली कि हम कभी मिल यस, लेंगे और यस, कभी यस, वो होंगे यस, आपके उससे। सो डेफ़िनेटली। श्रीकांत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी डिटेल बातें बोली। आप कुछ और कोई स्टोरी बताना चाहते हो जो आप लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए? कुछ और ऐसा बताना चाहते हैं आप? ऐसे तो सारे एक्चुअली सब कुछ हम लोग ने बात कवर हो कर ही लिया चुकी है है, ऑलमोस्ट, कवर राइट? कर लिया है। अब कुछ बचा नहीं करने के लिए। सो श्रीकांत जी, आप ऐड ऑन में किसी के रेफरेंस के थ्रू या ऐसे नहीं आए थे, राइट? आप डायरेक्ट आए थे। तो आपको कैसे ऐड ऑन के बारे में पता चला और आप क्या आपको ऐसा लगा कि आप ऐड ऑन में आए ट्रीटमेंट के लिए? एक्चुअली मैंने ऐसे ही रैंडमली जैसे इंस्टा पे वीडियो देखा था आपका हेयर हुँ, के बारे में, और फिर काफ़ी वीडियोज़ देखे मैंने उसके बाद आपके, ओके। और फॉलो भी किया आपको। हुँ, और काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे जेन्युइनली ऐसे लगा कि आप बहुत डिटेलिंग में हेयर के बारे में बोलते हो, हुँ, या जो कुछ आपके पास नॉलेज इतने साल का एक्सपीरियंस है आप ऑडियंस के साथ शेयर करते हो। हुँ, और जितना जेन्युइनली आप बताते थे, तो मुझे ऐसे लगा कि एटलीस्ट मुझे आके एक बार मिलना चाहिए आपसे। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है लास्ट ईयर मैं आके आपसे मिला था, राइट। और उसके बाद आपने कुछ मेडिसिन, मिनॉक्सिडाइल, हुँ, हुँ, वो ट्रीटमेंट भी शुरू किया हुँ, मेरे साथ, और मुझे आपने बोला कि आप पीआरपी भी ले लो, राइट, जो पीआरपी से अच्छा रिज़ल्ट आएगा आता है, करके। राइट। तो पीआरपी पहले मुझे ऐसे लगता था कि यार पीआरपी नहीं लेना है, बिकॉज़ मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसे था, 2-3 जगह पे मैंने पीआरपी ट्रीटमेंट लिया था। हुँ, तो मुझे ऐसे लगता था पीआरपी यार पेनफुल है हुँ, और नहीं चाहिए मुझे। उससे अच्छा मैं एक बार ही हेयर ट्रांसप्लांट करवा दूँ तो हुँ, तो काम सब, खत्म, हाँ, वो काम खत्म हो जाएगा। राइट।
तो आपने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है पीआरपी का, तो उससे आपको जो यानी नॉर्मल एनेस्थेशिया देने के लिए भी जो प्रिक करते हैं उसका भी पेन फील नहीं होगा। तो एक्चुअल में वो नहीं हुआ पेन फील। जो आप वाइब्रेटर या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसके वजह से वो पेनफुल नहीं रहा, और पीआरपी पता भी नहीं चलता था 1 घंटा कब निकल जाता था। और मैं तो यानी लोगों को कहूंगा कि जो ट्रीटमेंट है आपके यहाँ पे उसका यानी अच्छा फायदा उठा लेना चाहिए। पीआरपी हो गया, और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी मुझे आपसे ये बताना था एक्चुअली कि हेयर ट्रांसप्लांट का भी जो नॉर्मली जो हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसके वो लाइंस दिखते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ दिखता है, राइट। यानी कोई भी सामने अगर कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो पहचान जाता है कि अरे हाँ अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा, किया है आपने क्या? हेयर हाँ ट्रांसप्लांट करा, आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है। हाँ, तो वो ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो गलत है डॉक्टर के लिए कि गलत है ये। आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है, हाँ, पहचान में आ तो गया जहाँ वो। पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ पहचान में आया तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। राइट, राइट। तो वो कॉम्प्लीमेंट ऐसे होने चाहिए, हम्म, अच्छा आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, हम्म, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर के लिए। हम्म। तो आपके वहां पे वैसा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, राइट, तो मतलब हेयर लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बिल्कुल कि ही पता ना चले लोगों पता को, न चले। किसी को समझ में ना आए कि हमने करेक्ट, ट्रांसप्लांट किया हुआ है। करेक्ट, और करेक्ट। पीआरपी भी हम जो जो सब कुछ आपने देखा, मशीन ट्यूब जो भी है सब कुछ काफी अच्छा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है, हमेशा हमेशा करेक्ट, कोशिश करेक्ट। एक बात और बताइए, आगे आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स क्या है जिस पे आप काम कर रहे हो? कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स है, आप तो हमेशा बड़े बड़े मूवीज के साथ प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, तो आगे आने वाली मूवीज क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी? अभी लाइक मुझे अभी इंडस्ट्री में हो गए 20 साल, ओके। तो मुझे अभी जेन्युइनली ऐसे लगता है कि मुझे अभी बड़े प्रोडक्शन हाउस का जो टेम्पटेशन है वो अभी मुझे रहा नहीं। ओके। बड़े प्रोडक्शन हाउस हो या छोटे प्रोडक्शन हाउस हो, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस हो, मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ मुझे काम करने का मजा आना चाहिए और मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए मेरे काम से। ठीक है, मैं कोई भी प्रोडक्शन हाउस में काम करूँ, मुझे तो पैसे तो मिलने ही वाले हैं। तो अभी यानी मेरा थिंकिंग ये हुआ है कि भाई अच्छा काम करो, बड़े प्रोडक्शन हाउस हो या छोटा हो, काम में मजा आना चाहिए। अभी लेटेस्ट मैं काम कर रहा हूँ, अभी यानी कंप्लीट मैंने किया है, छावा करके मूवी है विकी कौशल का, जैसे मैंने बताया आपको। और अभी काम मेरा चल रहा है नागराज मंजुळे जो डायरेक्टर है हमारे, तो उनका एक वेब सीरीज है मटका किंग करके अमेज़न के लिए, उसके ऊपर काम चल रहा है। और एक मालिक करके एक फिल्म है जिसमें राजकुमार राव है और मानुषी चिल्लर है, जो जिसके डायरेक्टर है पुलकित करके, जिन्होंने भक्षक फिल्म बनाई थी लास्ट। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं। अनुराग कश्यप ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक आता है बंदा, वो जो दिखाने वाला, आईना दिखाने वाला, वो करने वाला, वो बहुत पैसे लेके जाता है, राइट। और आपने भी कहा कि अनुराग कश्यप ज्यादा वो नेचुरल चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये चीज आपको कैसा लगा जब उन्होंने ये बात बोला था? मुझे पहले यानी मुझे भी पहले ऐसे लगा कि यार मिलने दो ना लोगों को पैसा, आपका क्या जा रहा है। ओके। मेरा पहला थिंकिंग वो था। बट फिर मैंने कई बार वो वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका कहने का मतलब वो नहीं था। मेन हीरो या मेन बंदे के स्टार के साथ जो एक पूरा गैंग आ जाता है, एक 8-10 लोगों का गैंग, और जिनका खर्चा दिन का लाखों में चला जाता है। अच्छा, और जो प्रोडक्शन हाउस को पे करना पड़ता है, वो प्रोडक्शन हाउस को पे करना पड़ता है। इसके वजह से उन्होंने वो डिप्रेशन में या क्या बोलेंगे, वो कुछ फ्रस्ट्रेट होके कहा होगा। ओके। बाकी मुझे ऐसे लगता है कि यार हम टेक्नीशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो हमको भी पैसे कमाने दो, हमको भी 2 BHK लेना है, हमको भी 3 BHK लेना है। ओके। तो बट उनका कहने का मतलब एक्चुअली वो नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जो डिजर्व करता है उनको पैसा मिलना चाहिए, मगर जो डिजर्व नहीं करता है और सिर्फ स्टार का आपके पीछे आशीर्वाद है, इसके वजह से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या बोलेंगे चार्ज कर रहे हो, हाँ। वो उसके वजह से जो प्रोड्यूसर बेचारा सफर करता है, तो उसके बारे में कहा होगा। बट वो उनका अपना ओपिनियन है, राइट। हाँ, क्योंकि आपसे रिलेटेड है, राइट, तो आपके बाकी लोग भी बात करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। खैर एनीवे, अब श्रीकांत जी ने
आपके साथ बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें शेयर करी है, जो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हीरो क्या करते हैं, हीरोइन क्या करती हैं, कैसे वो अपने बालों को मेंटेन करते हैं। सो इस पॉडकास्ट को देखिए, शेयर करिए और अगर आपको श्रीकांत जी से हेयर के बारे में सीखना है, प्रोस्थेटिक के बारे में सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है इस एरिया के बारे में, तो उनका इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को, आप उनसे सीख भी सकते हैं, राइट? और आपको कुछ कहना है? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे काफ़ी सारा यानी इतना जो मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे आपके थ्रू। तो थैंक यू सो मच सर। सो और भी वीडियोज़ करेंगे और भी पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, यस, क्योंकि आपके पास तो डेफिनिटली। नॉलेज का खजाना है। आप तो बहुत सारे, अभी हमने ट्रांसप्लांट, मिनॉक्सिडिल, इन चीज़ों के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो सब तो हमने बात किया नहीं, कभी हम और करेंगे, यस राइट? सर। और एक चीज़ जो हम कहना चाहेंगे वो ये, ऐड ऐड ऑन ऑन है है तो तो हेयर है। हेयर है।